कैस्टर ऑयल को हम किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से बाजार में पहुंचाएं और फायदा कमाएं। आज किसानों के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें ये तो पता है कि अरंडी को उगाना कैसे, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि उसको बेचना कैसे, सबसे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। अपने कल के अंक में हमने आपको बताया था अरंडी की खेती के बारे में, साथ ही आपसे वादा भी किया था कि अरंडी का जो विपणन है, मार्केटिंग है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं और आज विस्तार से आपको अरंडी की मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ है विजय सरदाना जी। सरदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरदाना जी, अरंडी की मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रयोग बहुतायत से होता है, फिर वो चाहे प्लास्टिक या साबुन बनाना हो, औषधीय तौर पे उसको प्रयोग करना हो, लेकिन फिर भी अगर इसको वृहद तौर पे समझा जाए तो कितना बड़ा बाजार है अरंडी का, उसके ऑयल का कितना बड़ा बाजार है? देखिए, अरंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है और इसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, अगर हम उसको ढंग से इस्तेमाल करें तो ये किसानों के लिए गोल्ड माइन का काम कर सकती है। क्योंकि अरंडी एक ऐसी क्रॉप है जो आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, आप दवाइयों की इंडस्ट्री में, आप साबुन की इंडस्ट्री में, आप बाकी केमिकल इंडस्ट्री में कई जगह पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। हम दुनिया का करीब 60 से 70% हिंदुस्तान में पैदा करते हैं। तो आपके पास सबसे बड़ा मार्केट है, आपके पास सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेस है और इसके इतने उपयोग हैं जो आज की ग्रोइंग इकोनॉमी में जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, बाकी इंडस्ट्रीज़ हों, उन सब में इसका उपयोग होता है। तो सिर्फ ये बात है कि इस पूरे सेक्टर को समझने की ज़रूरत है और इसका लाभ उठाने की ज़रूरत है। अच्छा, समझने की और लाभ उठाने की बात हुई तो चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं कि जिस तरीके से इसका इतना ज़्यादा मार्केट है, अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो उस तरीके से लाभ मिलता हुआ, चाहे वो किसान के स्तर पर हो और चाहे वो इंडस्ट्री के स्तर पर हो, दिखता नहीं है या है तो पता नहीं चलता। ऐसा क्यों? ये प्रश्न चिन्ह क्यों आता है? देखिए, यही दुख की बात है कि आज भारत में अगर हम अरंडी की बात करें या और जो क्रॉप्स हैं जिसमें भारत का दुनिया में नंबर 1 स्टेटस है प्रोडक्शन में, वहाँ पे भी हम लोगों ने वैल्यू एडिशन पे ध्यान नहीं दिया। हमने उस सेक्टर को सिर्फ साइंटिफिक वे में, मैनेजमेंट वे में उसको डेवलप और प्रमोट करने पे ध्यान नहीं दिया। खामियाजा ये होता है कि किसान उगाता है, मंडी में जाता है, लोग खरीदते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से व्यापारी आते हैं, वो ख़रीद के चले जाते हैं। जो चीज़ हम बाज़ार में 40-50 रुपये किलो बेचते हैं, दुनिया उसी चीज़ को वैल्यू एडिशन करके 500 रुपये किलो बेचती है। अब 500 रुपये किलो बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सिर्फ सोच की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कोई मशीनों में भी बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि वैसी ही फैक्ट्री हमारे पास दूसरी भी हैं। तो चिंता की बात यह है कि हम लोगों ने इन वैल्यू एडिशन पे, कैस्टर के वैल्यू एडिशन पे सीरियसली ध्यान क्यों नहीं दिया, और उसका खामियाजा ये होता है कि हमारे किसान को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार रेट तय करता है और हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आज हमारी जो दुनिया में 60-70% जो हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं और सबसे बड़ा जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में है, चाहे अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, हम यहाँ वैल्यू एडिशन करें और अपने रेट पे माल बेचें, और वो मुश्किल नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को समझ के यहाँ से रॉ मटेरियल, जैसे कोई मतलब कैस्टर ऑयल ना बेचें, हम उसके प्रोडक्ट बना के बेचें, तो भारत की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा। ये बात अगर हम ध्यान रखें, और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो एक ही राज्य में होता है, वो है गुजरात। और गुजरात सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो निश्चित रूप से जो कैस्टर के फार्मर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आज जो किसान को रेट मिल रहा है, आराम से उसका दुगना रेट इंडस्ट्री दे सकती है, क्योंकि वो जो वैल्यू एडिशन है, आज किसान अगर 40-42 रुपये किलो अगर मान लीजिए अरंडी बेच रहा है और उसका प्रोडक्ट बन के बाज़ार में 400-500 रुपये किलो बिक रहा है, तो निश्चित रूप से किसान 80 रुपये तो ले ही सकता है। अब ये किसानों को भी सरकार पे दबाव डालना चाहिए और वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको भी सोचना चाहिए कि हम रॉ मटेरियल में क्यों ट्रेड कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर सकते, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये सोच की कमी है, पैसे की कमी नहीं है।
अच्छा, सोच की कमी है। इसके अलावा एक चीज़ और है, कई बार ऐसा होता है कि इनोवेशन नहीं लिया जाता या लिया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उस स्तर पर भी कुछ कमी आपको लगती है, दिखती है? देखिए, उसको कोई एलिमिनेट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, उसको एड्रेस करना भी मुश्किल नहीं है। भारत सरकार सिर्फ इतना कह दे कि आज के बाद कोई भी आदमी हिंदुस्तान से कैस्टर ऑयल नहीं एक्सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे, और या उसका मिनिमम एक रेट फिक्स कर दें कि आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और कोई भी ऑयल इस रेट से नीचे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, अपने आप इन्वेस्टमेंट आएगा। जो विदेशी कंपनियां खरीद के वहाँ पे वैल्यू एडिशन करती हैं वो हिंदुस्तान में भी कर सकती हैं अंडर मेक इन इंडिया। आज आपका मिशन है तो मेक इन इंडिया कैस्टर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं हो सकते? और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आज हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ सोच की कमी है। और वो सोच अगर हम कैस्टर पे डालें तो देश का भी भला होगा, किसान का भी भला होगा, लोकल इंडस्ट्री का भी भला होगा, क्योंकि हम 60% रॉ मटेरियल कंट्रोल करते हैं जी। तो इंडियन इंडस्ट्री दुनिया का 60% कैस्टर ट्रेड इंडस्ट्री कंट्रोल कर सकती है जी। और उसकी ज़रूरत तो सब जगह है। जी बिल्कुल, इसकी ज़रूरत हर जगह है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या किया जा सकता है ये आपसे जानेंगे, लेकिन इसके साथ ब्रेक की भी ज़रूरत है, तो रुकना होगा एक छोटे से विराम के लिए। जो किसान आज बाज़ार में अपना कैस्टर सीड बेचता है, उसको 40, 42, 45 रुपये मिलता है, अगर वो उसका ऑयल बनाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज फिर आप कैस्टर ऑयल बेचेंगे। ऑयल का रेट आराम से आपको डबल वैल्यूएशन देता है और कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी या फैक्ट्री नहीं लगती है इसकी, पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका केक बच जाता है कैस्टर का, उससे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेती की इन बातों में आज बात हो रही है अरंडी की मार्केटिंग की। सरदारा जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बहुत बड़ा बाजार है भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पैदावार इसकी बहुत है। एक तरह से एक मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, पर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन इससे इतर एक बहुत ही अगर हम कहें कि प्रारंभिक चरण पे, प्रारंभिक स्तर पे देखें तो मैं किसान हूँ, मैंने अरंडी की खेती की, अब मुझे इसको बाज़ार तक पहुँचाना है इस तरीके से कि बेहद कम साधन होते हुए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ कमाऊँ। तो मेरे स्तर पर मैं कौन कौन से कदम, इनिशिएटिव ले सकती हूँ या हमारे किसान मित्र ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि अरंडी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन करता है और इसका पूरा सिस्टम कैसा है। जी। हिंदुस्तान दुनिया का करीब 60 से 70% अरंडी पैदा करता है। उसमें भी जो मेजर स्टेट है जहाँ प्रोडक्शन होता है वो है गुजरात। गुजरात का अगर किसान ये सोच ले कि हमें अरंडी नहीं बेचना है, हम सिर्फ अरंडी का तेल बेचेंगे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी कोई बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। गुजरात में आज डेयरी कोऑपरेटिव्स चल रही हैं। अमूल आज आपके सामने एक बहुत लाइव एग्जांपल है। दूध की जगह आज हम चीज़ बना के बेच रहे हैं, बटर बना के बेच रहे हैं, पाउडर बना के बेच रहे हैं, चॉकलेट्स और आइसक्रीम बना के बेच रहे हैं। वो किसान ही कर रहे हैं, किसानों का कोऑपरेटिव कर रहा है। बिल्कुल। कैस्टर में हम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना सकते? जिस दिन किसानों ने कैस्टर का कोऑपरेटिव बना लिया, उस दिन किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी, ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जो किसान आज बाज़ार में अपना कैस्टर सीड बेचता है, उसको 40, 42, 45 रुपये मिलता है, अगर वो उसका ऑयल बनाएगा, ऑयल करीब आपका 40-45%, 60% तक भी होता है, डिपेंड ऑन द वैरायटी जी। अगर आज आपका ऑयल प्रोडक्शन वहाँ होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज फिर आप कैस्टर ऑयल बेचेंगे। ऑयल का रेट आराम से आपको डबल वैल्यूएशन देता है और कोई बहुत महंगी टेक्नोलॉजी या फैक्ट्री नहीं लगती है इसकी, पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका केक बच जाता है कैस्टर का, उससे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं, वो आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है। आप अपने खेतों में वापस उसको यूज कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसान इकट्ठे हो जाएं और कहें कि भाई हम सिर्फ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट ही बेचेंगे, निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार कैस्टर कोऑपरेटिव को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसमें किसानों का भला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आप वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सीड नहीं बेच रहे हो, तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कर रहे हो। एक बार आपने अगर ऑयल निकाल लिया, आप उसमें फिर बाकी जो फर्दर जिसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स या मल्टी प्रोडक्ट्स, उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हम लोग, जिनके रेट कई हज़ार रुपए किलो होते हैं।
हम तो अभी सिर्फ बेसिक कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि सीड से आप ऑयल की बात कर रहे हैं। ऑयल निकाल लिया। ऑयल के बाद आप इस ऑयल का फर्दर फ्रैक्शनेशन करें, रिफाइनरी लगाएं प्रॉपर, जैसे आज रिलायंस क्या करता है। आज आप प्लास्टिक अगर रिलायंस बनाता है तो पेट्रोलियम रॉ मटेरियल से बनाता है आज जो प्लास्टिक आता है। इसी तरह से जो आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कैस्टर के, चाहे वो प्लास्टिसाइजर के रूप में प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाते हैं या फार्मा में जाते हैं या कॉस्मेटिक में जाते हैं, अगर हम वगैरह बनाना हो, अगर हम उसकी वैल्यू एडिशन करें तो वही चीज जो आज किसान 40 रुपए किलो बेच रहा है वो बाजार में 400 से 4000 रुपए किलो भी बिकेगा। बिल्कुल। तो ये एज ए इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हिंदुस्तान दुनिया का 60 से 70% रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो आपका कंपटीशन भी मिनिमम है। आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। वर्चुअली यू कैन रूल द मार्केट। आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, आप डिक्टेट कर सकते हैं मार्केट को। तो कहीं ना कहीं सोच बदलने की ज़रूरत है। भगवान की देन बड़ी अच्छी है कैस्टर, लेकिन हमने उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया, इसीलिए आज ना किसान उसका फ़ायदा उठा पा रहा है, ना देश को उसका फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल, यानी कि सरकारी स्तर पर तो बहुत सारी चीज़ें बनाने की और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर अपने स्तर पे किया जाए तो कोऑपरेटिव बनाए जा सकते हैं। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, मिलकर एक छोटा सा समूह, और उसके बाद उसका अगर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट या सब प्रोडक्ट न भी बनाए जाए, जो मेन उसका जिसे इस्तेमाल किया जाता है, हम ऑयल की, तेल की बात करते हैं, कैस्टर ऑयल की, तो उसको निकाल कर उसको बाज़ार में पहुँचा कर भी अपना जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है वो बढ़ाया जा सकता है। और थोड़ा सा इनोवेशन की ज़रूरत है, साथ में बैठने की ज़रूरत है, और सरकारी स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और किस किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे ट्रेड को एक प्रोफेशनल वे में ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज किसान, छोटा किसान है, कैस्टर उगाता है, अलग अलग मंडियों में बेचता है। एक तो इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कि कहाँ कब कैसे हो रहा है, किस वैरायटी का हो रहा है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ मिलें। उससे ये होगा कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जो मेजर जो कंपोनेंट जो बिकता है बाजार में वो ऑयल बिकता है, पहली बात। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। दूसरा, हमें मंडियों में कोऑर्डिनेशन, या जिस एरिया में प्रोडक्शन होता है वहाँ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है कि ये पता लगे कि ऑयल जो सीड्स हमारे आ रहे हैं वो किस महीने में कहाँ कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, जिसको कहते हैं MIS सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तीसरा है कंसोलिडेशन। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूँगी बीच में। इससे पहले वाला जो बिंदु आपने बताया MIS सिस्टम्स को, मैं चाहूँगी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, क्या होता है कि ये जो सोइंग हम करते हैं वो करीब 2-3 महीने तक वो सोइंग चलती रहती है। किस हफ्ते में कहाँ कितना माल आएगा, ये जानकारी अगर हमारे पास रहे तो आप उसको लॉजिस्टिकली आप उसको ढंग से मैनेज कर सकते हैं, और जो पैनिक सेल आता है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है। अगर किसान वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन आ रहा है और वहाँ कोई खरीदार नहीं है तो रेट जो होगा वो उस मंडी में टूटेगा, बिल्कुल, जबकि साथ वाली मंडी में उसका रेट ज़्यादा है। तो अगर हमें ये पता रहे कि किस एरिया में कितना प्रोडक्शन आ रहा है और किस समय में आ रहा है, तो आज SMS के माध्यम से आज किसानों को आप बता सकते हो कि भाई इसको सारा एक साथ मंडी में ना ले जाओ, या दूसरी मंडी में रेट अच्छा है वहाँ ले जाओ, या आप इसको स्टोर कर लीजिए। आप ऑफ सीजन का इंतजार करिए और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है फ्यूचर्स मार्केट की। किसानों से मेरा हमेशा निवेदन ये है कि आप फ्यूचर्स मार्केट को ज़रूर पढ़ें। देखें कि आज जो जनवरी या जो अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, या नवंबर की बात कर रहे हैं, जो या हार्वेस्टिंग सीजन की बात कर रहे हैं, तो उस समय जब रेट है वो क्या है, और 3 महीने बाद रेट क्या चल रहा है। अगर आप 3 महीने मटेरियल को होल्ड कर सकते हैं तो आप आज ना बेचें, क्योंकि आपको उसका रेट मिलेगा। 3 महीने होल्ड कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड लेना होगा, तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए, हम वही बात कर रहे थे कि किसानों को ये समझना पड़ेगा कि बाजार कब पैसा देता है। आज किसानों के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें ये तो पता है कि अरंडी को उगाना कैसे, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि उसको बेचना कैसे, सबसे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना है। तो अब वक्त ये आ गया है कि किसान इस बात को समझें कि हमें अगर अरंडी से ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमें अपने जितनी मेहनत हमने उगाने में करी, उसकी थोड़ी सी मेहनत हमें उसको बेचने और उस बाज़ार को समझने में भी करनी पड़ेगी, तभी आपको आपकी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खेती की इन बातों में मार्केटिंग की बात हो रही है कि अरंडी की या कैस्टर ऑयल को हम किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से बाजार में पहुंचाएं और फ़ायदा कमाएं। आप बिंदु बता रहे थे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपने MIS सिस्टम की बात कही और भविष्य में भी मार्केट को एक व्यू रखें कि कब किस तरह की डिमांड होगी, ज़रूरत पड़े तो उसको होल्ड कर ले। उस बिंदु पर मैंने आपको रोका था। देखिए, हम वही बात कर रहे थे कि किसानों को ये समझना पड़ेगा कि बाजार कब पैसा देता है। आज किसानों के साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें ये तो पता है कि अरंडी को उगाना कैसे है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि उसको बेचना कैसे है, सबसे ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना है। तो अब वक्त ये आ गया है कि किसान इस बात को समझें कि हमें अगर अरंडी से ज़्यादा पैसा कमाना है तो हमें अपने जितनी मेहनत हमने उगाने में करी उसकी थोड़ी सी मेहनत हमें उसको बेचने और उस बाज़ार को समझने में भी करनी पड़ेगी, तभी आपको आपकी मेहनत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी बात जो हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो क्रॉप उगा रहे हो अरंडी की, ये दुनिया में बड़ी यूनिक क्रॉप है। ये हर देश नहीं उगाता है, सिर्फ 3-4 देश हैं जो उगाते हैं, बाकी बिल्कुल हॉबी की तरह उगाते हैं, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। जो इंडिया का किसान है, जो भारत का किसान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये हमारे किसानों को ये बात समझ में आनी चाहिए। अपनी पावर को, अपनी शक्ति को पहचानो। हाँ, जानना होगा। अपनी शक्ति को पहचानो कि आप दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हो। और अगर आज आप सारा सप्लाई पैनिक में आके बाजार में नहीं उतारें, आप धीरे धीरे उतारेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी डिमांड 12 महीने रहेगी। सारी इंडस्ट्री चलाती है, सारी इंडस्ट्री की खपत 12 महीने रहती है, चाहे वो कॉस्मेटिक है, चाहे केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा इस बाजार में, और जितनी ज़रूरत हो पैसे की हो उतना ही बाजार में माल बेचें, बाकी होल्ड आप होल्ड करके रखें, धीरे धीरे माल बेचें। ये नहीं कि अगर आपके पास 50 बोरी माल है तो आप आज जाके सारा का सारा 50 बेचा, ऐसी गलती ना करें। अगर आपको लगता है 5 बोरी बेचने से आपका कैश चल जाएगा, आपका खर्चा निकल जाएगा, 5 ही बेचें, 45 घर में संभाल के रखें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, एक चीज़ समझना चाहूँगी, मैं गलत भी हो सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक आम तौर पे ये होता है कि इस चीज़ के मार्केट में दाम अच्छे मिल रहे हैं, आगे मिले ना मिले इस समय निकालो माल को। ये वाली जो मानसिक स्थिति होती है, जो परिस्थिति होती है, इसमें एप्लीकेबल होती है कि नहीं, और होती है तो फिर जो आपने अभी बिंदु बताया वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि किसानों को बाजार को समझने की ज़रूरत है कि बाजार कैसे चलता है। अभी किसान क्या करता है, जिस समय माल बेचना होता है सिर्फ उसी दिन मंदी का ध्यान रखता है कि आज बाजार भाव क्या चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ किसान भाइयों से, आपकी 12 महीने रेट देखिए कि किस महीने सबसे ज़्यादा रेट आता है। और ये एक साल नहीं है, आपको ये ट्रेंड पिछले 50 साल का भी मिल जाएगा कि किस महीने सबसे ज़्यादा रेट होता है, किस समय महीने कम होता है। तो जब रेट कम होता है, और हमेशा जब आवक होती है जिसको हम बोलते हैं मंडियों में, उस समय रेट हमेशा गिरता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। और व्यापारी को भी पता है, आड़तीय को भी पता है कि इस समय किसान को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा माल बल्क में आ जाता है, पूरा माल आएगा, ये नहीं लाएगा दूसरा लाएगा। हाँ। तो ये जो किसान की कमजोरी है, इसका फ़ायदा व्यापार उठाता है, और किसान को अपनी इस कमजोरी को हटाना चाहिए। और ये सिर्फ कैस्टर की बात नहीं है, हर क्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसान, हिंदुस्तान में हर चीज़ की कमी है, आप ये मान के चलिए, कोई हमारे यहाँ सरप्लस नहीं है। गन्ना छोड़ दीजिए, चावल, गेहूँ, गन्ना और कॉटन, ये 4 क्रॉप छोड़ दीजिए, बाकी कोई क्रॉप हमारे पास सरप्लस नहीं है। तो आप पैनिक में क्यों बेचते हो? हर चीज़ को आप धीरे धीरे बेचिए, 12 महीने आप कमाइए। हाँ, स्टोरेज इससे करिए कि चीज़ खराब ना हो। और अगर आपके यहाँ पे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपको लगता है कि किराए पे रखना पड़ेगा या एक कमरा घर में और बना के उसको एज ए स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो करिए, क्योंकि उससे फ़ायदा आप ही का है। ओके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि किसानों को बाजार को समझना पड़ेगा अगर फ़ायदा कमाना है। आज दुख की बात यह होती है, किसान कहता है जी हमने तो उगा दिया, सरकार ढूंढ के लाए बाजार, सरकार हमको ज़्यादा दाम दे। सरकार खरीदार नहीं है। बिल्कुल। सरकार क्या करेगी रंडी खरीद के? खरीदा दे वो व्यापारी और इंडस्ट्री। तो आप ये देखिए कि व्यापारी और इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं, आप उनको समझिए, उस हिसाब से आप इस व्यापार को समझिए। सरकार की तरफ मत देखिए। पैसा, सरकार कभी पैसा नहीं आपको बनाने में हेल्प कर सकती, ये आप मान के चलिए। आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको बाजार को समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। और दोबारा मैं इस बात को कहूँगा कि आप अकेले अकेले क्यों करते हो? आप पूरा गांव मिलके कोऑपरेटिव बना लो। अगर उस गांव में 10,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन या 1 लाख टन अगर अरंडी होता है, तो आप अपनी एक छोटी फैक्ट्री लगा लीजिए। फैक्ट्री का पैसा आप सरकार से मांगिए कि भाई हम कोऑपरेटिव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप हमें फंड करिए। कुछ पैसा सरकार दे देगी, कुछ बैंक दे देगा, और वो आप कमाएं, और उसका बैंक का 2-3 साल में आप कर्जा चुका दें, बाकी फैक्ट्री आपकी है, मुनाफा आपका है।
बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर समझा जाए तो अगर आड़तीय या बाजार किसान की चीज़ को, स्थिति को समझ रहा है तो हमें भी बाजार की चाल को समझना होगा, उसकी नब्ज़ को पकड़ना होगा और समय के हिसाब से मिलकर भी और थोड़ा सा सब्र के साथ, जैसे आपने कहा कि रुक रुक कर अगर हम इसको बाजार में निकालते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल में बाजार की उतार चढ़ाव को देखते हुए, तो हमारा ही फायदा है, अरंडी के लिए भी है। और अगर किसी भी और चीज़ की खेती करते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं साख सहेज नहीं करनी पड़ रही है, चीज़ खराब, माल खराब होने का जिसमें डर नहीं है, कम से कम हम उसको तो रोक कर बाजार के समय की मांग के अनुसार निकालेंगे थोड़ा सा समझदारी के साथ, तो हमारा ही फायदा है। और इसके साथ वो सारी टिप्स आप फॉलो करेंगे तो भी आपका फायदा है जो सदाना जी ने आपको बताई। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी अरंडी के मार्केटिंग को लेकर। देखिए, किसान भाइयों से हम हमेशा एक ही निवेदन करते हैं कि आपने पूरी जिंदगी सीखा है कि उगाएं कैसे, अब वक्त आ गया है कि अब आपको सीखना पड़ेगा कमाएं कैसे। बिल्कुल, और अपनी सोच को बदलिए और मुनाफा कमाइए। बिल्कुल, और हमारा भी यही मिशन है कि हम आपके इस उद्देश्य में आपको, आपकी सहायता करें, आपके साथ रहे। हमारी दुआ रहेगी कि आप यूं ही फले फूले, मार्केटिंग किसी भी चीज़ की करें या फिर खेती किसी भी चीज़ की करें। और इसी के साथ हमारा पता भी नोट कर लें ताकि आप अपनी बात हमसे साझा कर सकें। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। अपनी बात हम तक पहुंचाइए बेहिचक, हम हमेशा आपकी सहायता के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा ग्रीन टीवी बातें खेती आपके साथ है। आज के एपिसोड में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।